नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली सीएम का पदभार संभालने के साथ रेखा गुप्ता अब एक्शन मोड में आ गई हैं। ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं और मीटिंग भी ले रही हैं। यमुना की सफाई अभियान को लेकर सीएम का वासुदेव घाट का दौरा। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय में अपनी पहली कैबिनेट की बैठक करेंगी। रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजर है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पहली कैबिनेट बैठक में रेखा गुप्ता और उनकी टीम कई बड़े फैसले ले सकती है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। इसके अलावा एलपीजी, फ्री बिजली जैसी कई सुविधाएं देने की घोषणा पार्टी की ओर से की गई थी। अब देखना है कि दिल्ली बीजेपी सरकार पहली कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से फैसले लेती है। तो वहीं रेखा गुप्ता ने साफ कह दिया है कि वो अपने संकल्प को सार्थक करेंगी। घोटालेबाजों की फाइल खुलेगी, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पर चर्चा करेंगे बड़े पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मंच पर हुआ है पूरी ऊर्जा के साथ कर्तव्य के साथ अभिनंदन और वंदन और अभिनंदन प्रधानमंत्री महोदय। दिल्ली को महिला शक्ति मिल गई, दिल्ली को डबल इंजन सरकार मिल गई, दिल्ली को विकास और विजन की नई रफ्तार मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि दिल्ली के दिल में क्या है। पीएम मोदी ने शक्ति पूजा से दिल्ली को आशीर्वाद दे दिया है। दिल्ली वाले तो चौंके ही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए भी ये चमत्कार जैसा है। एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकती है, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खुल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। इसलिए कहते हैं ईश्वर को किसी से वैर नहीं, उनके घर देर है अंधेर नहीं। रेखा गुप्ता को अपनी तपस्या का फल मिल गया। चाहे अनचाहे दिल्ली का अधिकार और कर्तव्य उनके जीवन से जुड़ गया। इसलिए रेखा गुप्ता ने अपने संकल्प को फिर दोहराया। जो कमिटमेंट्स हमने मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी। आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। 1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगी? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा प्लान बनेगा। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई लाइफलाइन है। भरोसा है कि रेखा गुप्ता अपने संकल्प को सिद्ध करेंगी, विकसित भारत के विजन को विकसित दिल्ली से जोड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। सीएम रेखा के पास गृह, वित्त और विजिलेंस विभाग, प्रवेश वर्मा के पास शिक्षा, परिवहन और पीडब्ल्यूडी, मनजिंदर सिरसा को तो आज सभी ने शपथ ली। और तो आज दिल्ली को नई सीएम रेखा गुप्ता मिल चुकी हैं। कल इस बात का रात को ऐलान हुआ और इसके बाद आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदित्य द्विवेदी। आदित्य, नई सीएम अब दिल्ली को मिल चुकी हैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। उसके साथ ही आज कैबिनेट की पहली बैठक। कई सारी चुनौतियां बीजेपी के सामने होंगी। 27 साल बाद अब वो वनवास खत्म हुआ है। तो अब देखना होगा कि आज की जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कौन कौन से अहम फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरह से आज कैबिनेट की पहली बैठक शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे बाद हो रही है और उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर के कार्यभार संभाला, तुरंत अतिथि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और याद दिलाती हैं भाजपा को कि भाजपा को अपने वादे याद रखने चाहिए। पहली कैबिनेट में महिलाओं को सम्मान 8 मार्च तक हर हाल में देने का वादा जो प्रधानमंत्री ने किया था वो पूरा करे। यानी कि आम आदमी पार्टी हमलावर है और ऐसे में भाजपा को और बचकर और संभल कर चलना होगा। जो वादे किए हैं और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री आज बोली हैं, रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया हुआ है कि वो एक दिन एक घंटे का
इस्तेमाल करेंगी, कोई भी वक्त जाया नहीं जाने देंगी और ऐसा वो करके दिखा भी रही हैं। 12:30 बजे शपथ लेती हैं, 3 बजे सचिवालय कार्यालय पहुंच जाती हैं मुख्यमंत्री के। उसके बाद उनकी 7 बजे बैठक होगी कैबिनेट की। उससे पहले वो यमुना घाट पहुंचेंगी, यमुना की दुर्दशा देखेंगी, यमुना को शुद्धिकरण को लेकर के जो भी संकल्प है, जो भी कार्य योजना होगी उसको तैयार करेंगी। तो कुल मिलाकर के जो नई सरकार है वो अपने पूरे कैबिनेट के साथ पूरी दुरुस्त और तेज तर्रार समझ में आ रही है, तेजी से काम करती हुई नजर आएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। जी श्रद्धा। बिल्कुल। अब बहुत सारी चुनौतियां भी रहेंगी सामने, ये भी देखना होगा, और बहुत सारे वादे जो कि अपने संकल्प पत्र में लिखे गए थे, कहे गए थे, अब उन वादों को पूरा करने का काम करना होगा और उस पर अब निगाहें भी लोगों की टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज दिल्ली को मिली है नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने आज दोपहर अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद तकरीबन 3 बजे, जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी बताया, कि वो सचिवालय पहुंची, अपना पदभार संभाला और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि एक मिनट का सदुपयोग होगा, यानी कि समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, हर पल को सार्थक किया जाएगा। और इसके बाद वो यमुना भी जाएंगी, यमुना आरती में शामिल होंगी और फिर उसके बाद मां यमुना का आशीर्वाद लेंगी। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ है, कल सीएम के नाम का ऐलान हुआ है कल रात तकरीबन 8 बजे, लेकिन उससे पहले यमुना की सफाई शुरू की जा चुकी है, जो कि शामिल है उन वादों में। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस पैनल में, हमारे खास मेहमान, उनका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से वैभव श्रीवास्तव जुड़े हैं और वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति तिवारी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि अब आपको हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद आज दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं। पहले आतिशी थी, लेकिन बीजेपी ने भी अब महिला मुख्यमंत्री ही बनाई। ठीक, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, स्वाति जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आज हम रेखा गुप्ता जी को, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई को, दिल्ली को, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अपने सारे उन दायित्वों का पालन करेंगे, उन सारे संकल्पों को निभाएंगी जो उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और उन्होंने दोहराए थे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, महिला दिवस है, और उस दिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी अपनी रैलियों में कहा था कि माताएं बहनें अपने मोबाइल कनेक्ट करवा लें अकाउंट से। सारी दिल्ली की माताओं बहनों ने अपना मोबाइल अपने अकाउंट से कनेक्ट करवा लिया है और वो 2500 रुपए का वेट कर रही हैं। और उनके साथ ही साथ होली भी आने वाली है, तो होली के दिन उन्होंने मुफ्त सिलेंडर और 500 रुपए पूरे हर सालांतर उन्होंने लगभग कहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सारी वादों को याद कर रही है दिल्ली की जनता और अपने नई मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद कर रही है दिल्ली की जनता को एक काम करेगी। आम आदमी पार्टी, हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में दिल्ली की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को हर वो वादे याद दिलाएंगे जो उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता के साथ हर मंचों पे दोहराया है, और हम उनका स्वागत करेंगे। जहां जहां भी हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े पाएंगे। बिल्कुल। तो यमुना की सफाई भी उन वादों में एक था जो कि जिसकी शुरुआत अब कर दी है, क्योंकि एक यमुना का मुद्दा बड़ा गरमाया था जब कैंपेनिंग हो रही थी और उस समय वैभव यमुना को लेकर तो खैर आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उसको रिपीट करूं तो समय व्यर्थ होगा। लेकिन अब आज कैबिनेट की जो मीटिंग होने जा रही है, पहली कैबिनेट की मीटिंग, रेखा गुप्ता सीएम जो है उनकी अध्यक्षता में, इंतजार उसका करना होगा। क्या पता जो तमाम बातें आप कह रहे हैं कि उम्मीद की नजरों से देख रही है, उम्मीदें हैं, उन बातों का जिक्र हो उसमें। नहीं, बिल्कुल श्रद्धा जी, हम भी वेट करें। जरा मैं आपको ना यमुना जी पे थोड़ा सा मिथ जो फैलाया जा रहा है उस पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं श्रद्धा जी। देखिए, जब सरकार बनी नहीं थी और ना कोई इस सीएम फेस की उम्मीद, कोई ऐसा डिस्कशन था दिल्ली के अपने भाजपा के अंतर्गत हो रहा था। एलजी साहब एकदम सुपरमैन बन के आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये मशीनें 4 उतार दी गई, अब यमुना जी की सफाई होगी।
फैक्ट ये है कि 2016 से ये महीने ये श्रेडर्स, ये जो मशीनें हैं, ये फंक्शनल हैं यमुना जी में। और यमुना जी की सफाई इन मशीनों से नहीं हो सकती। यमुना जी की सफाई हो सकती है एसटीपी से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, और उनकी कैपेसिटी हाई करके। ये जो मशीनें हैं, 4 मशीनों से यमुना जी या 40 मशीनें भी, या 400 मशीनें भी लगा देंगी तो उससे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यमुना जी के साथ, जो इतना सीवरेज आता है, जो बिना ट्रीट किए डंप किया जाता है, उससे होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें और भी जगह हैं, और किस तरह से अभी प्रयागराज में कुंभ का क्या हाल हुआ है, गंगा मैया यमुना मैया का क्या हाल है पूरे देश के सामने। इसलिए हम कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी उनके वादे याद दिलाएंगे कि जो गलतियां वो कर रहे हैं अब वो ना करें, यमुना जी की साफ सफाई करें। जैसा चलिए अब देखते हैं, क्योंकि 27 साल बाद अब बीजेपी की सरकार बनी है, वो गलतियां ना करें। इतने समय तक आपकी सरकार थी, लेकिन यमुना जी साफ नहीं हो पाई। आज आपने बता दिया कि इन मशीनों से साफ नहीं हो सकती, इस तरीके से साफ नहीं हो सकती, लेकिन जब सारे तरीके आम आदमी पार्टी को पता है, जैसा कि आप वैभव बता रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सब कुछ पता होने के बावजूद यमुना जी साफ नहीं हो पाई। बल्कि ये कहा गया कि उसमें जहर मिलाया जा रहा है, हरियाणा से वो जहर मिलाया जा रहा है, जिसको लेकर क्या कुछ हुआ था, और फिर मानहानि का केस भी किया गया बीजेपी की तरफ से। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये तब इस पर हम बहस कर पाएंगे जब बीजेपी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन सफाई जरूर शुरू हुई है, इस बात से आप इत्तेफाक आपको रखना होगा, और वो कार्य शुरू हो चुका है। खैर, आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सरकार बनी है और शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, शपथ ले ली है, विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो अब देखना होगा कि अब दिल्ली, क्या विकसित दिल्ली की जो बात की जा रही है, वो कब से होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि कैबिनेट की मीटिंग है पहली, और उसका इंतजार है, सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मेरे साथ स्वाति तिवारी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ चुकी हैं। स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब रेखा गुप्ता के हाथ में कमान है, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, और अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री। क्या लगता है किस तरीके से बागडोर संभालने वाली हैं? विकसित दिल्ली की बात जो बीजेपी कर रही है, वो अब दिल्ली बनकर दिखाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा जी, और आपके तमाम दर्शकों को शुभ संध्या। ये चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली, और निसंदेह रूप से यह एक बहुत बड़ी बात तो है ही, क्योंकि एक तो महिला है, और दूसरी वो इस राज्य की महिला बनाई गई हैं, जिसपे सिर्फ भारतवर्ष की ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व की निगाह होती है। दिल्ली सेंटर में है और भारत की राजधानी है, तो इस पे निगाहें जो है वो पूरे विश्व की रहती हैं। अब बहुत सारी बातें आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात एक ये कही कि पूरे ट्रीटमेंट प्लांट को है वो दुरुस्त करना होगा, उनका रिवाइवल करना होगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रारंभ के लिए खरपतवार हटाना, वाटर फ्लो के सर्कुलेशन को बढ़ाना, उसमें जो ऐसी गंदगियां, बड़े कचड़े हैं जिनको कि पिक आउट करके बाहर किया जा सकता है, कम से कम वहां से तो शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी ने। ये अगर आप कर सकते थे, आप ही इतना कर लेते, नहीं 100% साफ होती, 7%, 10% तो साफ होती, कम से कम देखने में तो यमुना मैया जो है वो यही सवाल स्वाति मेरा भी था कि अगर ये सफाई का काम हो जाता तो वो झाग यमुना में दिखाई नहीं देते। खासतौर पर जब छठ आता है, और छठ के कितने इमोशंस उन सब पूर्वांचलियों से जुड़े हुए हैं। इसको पूर्वांचल की बात भी आई थी, और वो जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा इमोशंस। और झाग के बीच में वो लोग छठ मैया को अर्घ देते हुए, सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आते हैं, ढलते और उगते सूर्य को। वो थोड़ा सा देखकर ही मुझे लगता है पूर्वांचल के साथ साथ जो बाकी नॉर्थ इस साइड के लोग हैं, उनको भी, वेस्टर्न यूपी के लोगों को भी बड़ा बुरा लगा था। तो शुरुआत होनी चाहिए थी। वैभव, आपको जवाब देना चाह रहे थे, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ममता, खुद बिहार से हूं, इसलिए मैंने ये बात कही कि कम से कम आप इस लायक तो करते कि हम आचमन के लिए उतर करके, नहीं, आपने 10 साल बातें की,
काम नहीं हुआ, इसीलिए वो फैसला जनता ने लिया, इसीलिए वो फैसला जनता ने लिया। और आज आप विपक्ष पर हैं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जरूर निभाइएगा, उसी से फिर जो प्रदेश है या दिल्ली है उसका जरूर विकास होगा। हमारे साथ ममता त्यागी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। ममता जी, आप लोगों को तो बहुत बहुत बधाई, अब सरकार आपकी बन चुकी है, 27 साल बाद वो वनवास खत्म हो चुका है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं बीजेपी के सामने, रेखा गुप्ता जी के सामने। तो आप कैसे इन सारी चुनौतियों को दूर करेंगी वो एक एक करके? आप प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। ममता जी अनम्यूट करिए पहले। आई थिंक मैं जी मेरी जी, तरफ जी, से जी, नहीं आ गई आवाज, आ गई आपकी। सभी दर्शकों और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार में अपना भरोसा दिखाया और आज रेखा गुप्ता का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने उपस्थित है। और रेखा गुप्ता जी के नाम को मैं थोड़ा सा इस तरह से डिस्क्राइब करूंगी कि दिल्ली वासियों की जो जीवन रेखा वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, गंदा पानी पीने के कारण जो एवरेज लाइफ स्पान 5 से 10 साल कम हो गया था, भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता जी के माध्यम से आप लोगों का जो लाइफ स्पान कम हुआ था, जीवन रेखा जो छोटी हुई थी, उसे हम फिर से बड़ा करेंगे और विकसित देश की विकसित राजधानी आपको देंगे। कभी किसी ने वाराणसी के बारे में सोचा था कि वाराणसी का इतना ज्यादा कायापलट हो जाएगा? आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले वाराणसी देखिए और आज की वाराणसी देखिए, तो इच्छा शक्ति चाहिए होती है कोई भी कार्य करने की। दूसरी बात, अभी वैभव जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया लेकिन वैभव जी की बात सुन रही थी। एक छोटी सी गिलहरी थी, आपने रामायण में सुना होगा, समुद्र में के दौरान एक छोटा सा रेत ले जाके डाल रही थी पुल में, क्या होता उसके कार्य से? लेकिन भगवान राम ने उसके भी एफर्ट्स को, प्रयासों को सराहा। आपकी इंशा मंशा क्या है, इच्छा शक्ति क्या है, वो मायने रखती है। प्रयास छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता। छोटे छोटे प्रयास से जब आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा बदलाव लाते हैं। वो एक दिन में नहीं आता, वो सालों तक आता है। और जितने भी संकल्प किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और जो इस संकल्प पत्र बना पूरा फीमेल ओरिएंटेड, दिल्ली की महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, चाहे वो अटल कैंटीन हो, चाहे उन्हें सम्मान राशि देना, आप इंतजार कीजिए। दिल्ली का, वाराणसी का भव्यता देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली भी कहां पहुंचेगी और इसमें हमें कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। आप सब लोगों ने अहिल्याबाई होलकर जी का नाम सुना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के अगर कभी आप ऑफिस गए हो तो वहां पर अहिल्याबाई होलकर जी की तस्वीर भी लगी है और उनका कोट भी लगा है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो विश्वास रखती है कि फीमेल्स के अंदर जो एम्पावरमेंट देने के साथ पॉलिटिक्स को टैकल करने की या किसी भी कार्य को करने की जब क्षमता होती है तो एक एम्पैथी होती है, एक भावना होती है, मतलब उसे प्यार से टैकल करती है, सहेज का ध्यान रखती है। इसी तरह रेखा गुप्ता जी, पूरा मंत्रिमंडल और पूरी भाजपा सरकार, इस दिल्ली को, आप वाराणसी का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप चेंज देखेंगे 5 साल में और दिल्ली की जनता खुद देखेगी अपनी आंखों से कि क्या बदलाव और कैसे होता है और कैसे कायापलट होता है। बिल्कुल, चलिए इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द दिल्ली की काया पलट की जो आप बात कर रहे हैं उसमें ख़राब सड़कें भी शुमार हैं, ख़राब सड़कें हैं, पॉल्यूशन, यमुना की सफाई, महिलाओं पर विशेष फोकस, क्योंकि अब 2500 रुपये प्रति माह देने की बात की गई। जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 2100 रुपये प्रति महीने देंगे तो बीजेपी की तरफ से 2500 रुपये संकल्प पत्र में, तो अब उन तमाम महिलाओं को इंतज़ार होगा। इसके अलावा मेडिकल और शिक्षा की मैं बात करूँगी, लेकिन उसके साथ ही वैभव अपनी कुछ बात करना चाह रहे थे। वैभव, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर बहुत आरोप है और ये आरोप दूसरी पार्टियां लगाएं, हम लगाएं, उससे ज्यादा जनता खुश नहीं दिखी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। और वो जनता खुश नहीं थी, इसीलिए जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सबने स्वागत भी किया, आप लोगों ने भी उसको स्वीकारा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, कितनी गलतियां आपकी रहीं, क्या कमियां आप लोगों की तरफ से रहीं कि जब बात ईमानदार, कट्टर ईमानदारी की आती थी तो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम हैं, लेकिन ऐसा दिखा नहीं, हो नहीं पाया, तमाम आरोप आप लोगों की पार्टी पर। श्रद्धा जी, सबसे पहले तो ना ब्रॉडली 2-3 चीजें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमारे और भाजपा में जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस है 2.1% वोट परसेंट का डिफरेंस है, बहुत बड़ा एक डिफरेंस नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली की जनता आज भी उतना ही भरोसा करती है। बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उसने सत्ता बदल दी। वैभव, बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उसने सत्ता बदल दी, आपकी सरकार नहीं है। अगर आप परसेंटेज की बात करें,
नहीं, आई एम कमिंग टू द पॉइंट श्रद्धा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये बात सही है। इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि इस समय हमें 22 सीटें मिली है और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली है। हम एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और वो सत्ता पक्ष में रहेंगे। हम इसको पूरी सहर्ष स्वीकार करते, सिर माथे पर स्वीकार करते और अपनी पूरी भूमिका, सहयोग भारतीय जनता पार्टी को एक विपक्ष होने के नाते, एक दिल्ली की जनता की आवाज होने के नाते हम देते रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। पॉइंट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है झूठ बोलने का और अपने वादों से मुकरने का। फॉर एग्जाम्पल, उड़ीसा के इलेक्शंस में इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट प्रति हम घर हाउस होल्ड फ्री में देंगे। उसके बाद इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने विधानसभा में क्या बोला कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी आने की पूरी करने की क्षमता में सरकार नहीं है। दूसरी इन्होंने एक बात कही थी कि राजस्थान में 500 रुपए, हम 400-500 रुपए के हिसाब से सिलेंडर देंगे। और फिर बाद में इन्होंने आरटीआई के रिप्लाई में सरकार ने इस बात को मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। तो हम यही आपसे बताना चाहते हैं कि ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि इन्हीं के गृह मंत्री ने बोल दिया था कि ये तो जुमले होते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ना, सारे सबने देखा था। तो इसलिए हम विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देंगे कि ये कहीं भागने नहीं पाएंगे। इनको जो जो वादे कहे बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए हैं वो उसको पूरा करे। दिल्ली का विकास हो, दिल्ली विकसित दिल्ली बन जाए। राजधानी है भाई, कोई मजाक नहीं है, और राजधानी विकसित हो। लेकिन जब बात झूठ और सच की आई है तो जरा कुछ वादे और कुछ बातें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी किए गए थे। उन्होंने कहा था बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाई। उन्होंने कहा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन उसी कांग्रेस से लोकसभा में गठबंधन भी हुआ। तो ये बातें भी ऑन रिकॉर्ड है, ये बातें भी ऑन रिकॉर्ड है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। और जो बातें आपने कही, और ये सवाल वैभव, ऐसे ही सवाल जब बीजेपी की तरफ से अगर हमें लगा कि भाई काम नहीं हो रहा, तो ऐसे ही तीखे सवाल वहां भी पूछे जाएंगे। लेकिन आज से तो शुरुआत हुई है, हमें इंतजार करना होगा। नहीं, बिल्कुल श्रद्धा जी, स्वागत है, इन सारे सवालों का स्वागत है। हम बोला हमसे 3 चीजें नहीं हो पाई थी। हमारे नेता ने आके ऑन चैनल ये बात बोला कि यमुना जी की सफाई, 24 घंटे टोटी का पानी और विश्व स्तरीय सड़कें, 3 हम नहीं कर पाए थे। हमने आके पूरी जनता के सामने अपनी बात मानी। जनता ने हमारी बात कन्विंस नहीं हुई इस बात से कि आपको मौके दिए, आपने नहीं कर पाए, तो हमने उनके उस चीजों का मखौल नहीं बनाया। हमने बोला बिल्कुल सही बात है, हम नहीं कर पाए, आपका जो भी फैसला है सर माथे पर है, और हम जो भी हमको भूमिका मिली हम उसको निभाएंगे। तो हमसे सवाल जितना पूछना पूछिए, हम उसके लिए ओपन है, आज भी ओपन है, पहले भी ओपन थे, अभी भी ओपन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सवाल कर रही हूँ तो आप बहुत खुशी से और सहजता से उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन कई बार तो खिसियाते हुए भी देखा है मैंने। लेकिन वैभव, आप बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। स्वाति का भी मैं रुख कर लूंगी। ममता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, मैं रुख करूंगी। जरा एक कमेंट स्वाति का मैं ले लूं। स्वाति जी, वैभव जी की दृढ़ संकल्पित जो उनका अंदाज है उसकी मैं कायल हुई, क्योंकि वाकई में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से ऐसे सहजता के साथ बयानबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप बधाई के पात्र हैं सबसे पहले तो। और दूसरा, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि ये अभी बहुत सारे बातें बता रहे थे, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। पंजाब सरकार जो 2.5 साल होने जा रहा है, 1000 रुपए देने का वादा किया था महिलाओं को, जो 1100 पे शिफ्ट हुआ, उसमें 1 रुपए कभी किसी को नहीं मिला। अभी हमारे भगवंत मान जी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कपूरथला हाउस आए थे जब सब लोगों की मीटिंग थी, उसमें इन्होंने अपनी उपलब्धि के नाम पर यह बताया कि 17 टोल जो जगह है वहां पे टोल टैक्स हमने बंद कर दिए। तो उपलब्धि के नाम पे जब आपकी सरकार, 2.5 साल की सरकार, जो लगभग आधी सरकार चल गई है 5 साल के कार्यकाल की, ये बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई हैं, लेकिन बहुत सारे काम, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो पंजाब में लोगों को उनका इंतजार है। ममता जी, स्वाति, मैं ममता जी से जरा बात करना चाहूंगी क्योंकि समय भी इशारा कर रहा होगा। ममता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? अब कितनी जल्दी हम पूरे होते हुए वो सारे काम देखेंगे? यानी कि दिल्ली का जो सपना है, जिस सपने के चलते बीजेपी आज सरकार बन चुकी है, वो सब सपने कब, कितनी जल्दी पूरे होते हुए हमें दिखाई देंगे? अभी देश का सपना हुआ करता था धारा 370 हटना, देश का सपना हुआ करता था राम मंदिर बनना, देश का सपना हुआ करता था वाराणसी की भव्यता देखना। जैसे वाराणसी एक धार्मिक राजधानी बनी भारत की, आप इंतजार करिए। मोदी जी कभी अपनी वादों से नहीं पलटते, उनकी राष्ट्र प्रथम की भावना पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। इंतजार करिए, उन्होंने 3 साल के लिए समय मांगा है और यमुना का चेंज आपके सामने
विजिबल होगा, हर छोटा एफर्ट एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपके सामने आएगा, क्योंकि जब इच्छा शक्ति सही हो, इरादे सही हो तो रिजल्ट आता है। लेकिन जब इरादे ही गलत हो तो करोड़ों का, अरबों का वो जो बजट होता है वो भी भ्रष्टाचार में डूब जाता है। पंजाब गवर्नमेंट इस समय इतने ज्यादा घाटे में चल रही है कि उसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। तो इस समय अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उनको परेशान होना चाहिए? क्योंकि कहा है सीएम रेखा गुप्ता ने 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा। आर्यू में वैभव, ममता जी आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, राजनीति का अगर आप पतन होना देखा जाए तो पिछले 3 महीने में हमने वो लगातार देखा। पहले समय की राजनीति होती थी कि विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका निभाता था। यहाँ तो विपक्ष के जब ये पार्टी में ही थे तब भी नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, तो अब तो इनसे हम उम्मीद क्या करें। लेकिन जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है, पूर्ण बहुमत दिया है, वो हमारा संबल बना रहेगा और चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। और पैसे के और अब विपक्ष को कितना परेशान होने की जरूरत है? ये तमाम सवाल है। थोड़ी देर में यमुना घाट पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता, मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंचेंगी सीएम रेखा, और सीएम रेखा गुप्ता यमुना आरती में शामिल होंगी। सभी मंत्री भी यमुना आरती में शामिल होंगे और अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगी यमुना घाट सीएम रेखा अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, और वहां पर यमुना आरती में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। और मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी यमुना घाट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता अपने मंत्रिमंडल के साथ वहां पहुंचेंगी। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, जो तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकती होंगी कि जो यमुना की यहाँ पर पैड़ियाँ है वहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। सामने जो मंच है वो सज चुका है, कुर्सियाँ लग चुकी हैं, और 1-2 जो अधिकारी हैं तमाम वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। SDM DM लेवल के जो अधिकारी हैं वो सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तैयारी का जायज़ा जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है, और पंडित ने सब तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। और जो आरती का साजो सामान है वो भी आप सामने देख रही होंगे, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ ही देर में जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँचेंगी और गंगा ये यमुना की जो आरती है वासुदेव घाट पर उसमें शामिल होंगी। देखिए, यमुना का एक बड़ा रोल जो है श्रद्धा इस पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में रहा है। हर एक पार्टी ने यमुना का मुद्दा उठाया, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें खुद दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा था कि एक बार मौका दे दीजिए, अगले 5 साल में ऐसा यमुना को कर देंगे कि जो अगली छठ बनेगी या फिर जो अगला कोई त्यौहार आएंगे तो उसके अंदर डुबकी लगाई जा सकेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा मुद्दा जो है दिल्ली के अंदर यमुना रहा। और बीजेपी ने भी आज अपनी शपथ ग्रहण समारोह हुआ, रेखा गुप्ता का शपथ ली, उसके बाद अपना कार्यभार सचिवालय में जाकर संभाला। उसके बाद सबसे पहला जो काम है वो यही है कि वासुदेव घाट पर आएंगी और यमुना की आरती में हिस्सा लेंगी। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में जाएंगी, जहां पर कोई ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि कई बड़े फैसले जो है आज लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे लगातार बीजेपी कहती रही है कि यमुना की सफाई उनकी प्राथमिकता रहेगी, तो उसी को दिखाता है कि सरकार, बीजेपी की सरकार जो है यमुना सफाई को लेकर तत्पर रहेगी, जिसका सबूत यही है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगी और यमुना की आरती में शरीक होंगी। जी बिल्कुल, तो इंतज़ार है अब कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे और उसके बाद की तमाम तस्वीरें हम आपसे पता करेंगे। प्रशांत, मैं फिर से आपका रुख करूंगी क्योंकि पल पल की अपडेट वहाँ से आप हमें देंगे, और हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ममता त्यागी बीजेपी प्रवक्ता, वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आप, और स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्वाति तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले वैभव कुछ कहना चाह रहे थे। वैभव, ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। नहीं, मैं श्रद्धा जी, मैं ऐड कर रहा था कि मैं ममता जी की बात जी की और स्वाति जी की बात मैं सुन रहा था। मैं बस ये ऐड करना चाह रहा था कि देखिए, सरकार जिनकी भी बनती है, कभी सत्ता में कोई पक्ष रहता है, कभी कोई पक्ष रहता है, लेकिन उसकी नीयत बड़ी साफ होनी चाहिए, काम करने की क्षमता बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, डबल इंजन की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन इतना बड़ा जो हमारे 144 साल बाद कुंभ आया, उसके बाद गंगा मैया की क्या स्थिति है इस समय, और वो भी मेन संगम में, ये हम नहीं कह रहे,
नरेंद्र मोदी जी की खुद की एजेंसी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CBCB, उसने क्या कहा है अपनी रिपोर्ट में, जो कि 29 जनवरी को आई थी। सोचिए, कुंभ के पहले जब पूरी प्रॉपर फंक्शनल हुआ उसके पहले ही आ गई थी। उसमें यह कहा कि इस समय गंगा मैया में ह्यूमन एक्सक्रीटा, मानव मल के संकेत हैं, कि मतलब बिना सीवरेज ट्रीटमेंट एज इट इज डंप हो रहा है गंगा मैया में, और वो पानी, लेटेस्ट जो रिपोर्ट CBCB की है उसके हिसाब से वो पानी नहाने लायक नहीं है, कोई इंसान उसको उपयोग में नहीं ले सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये केंद्र सरकार की खुद की एजेंसी कह रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसी ट्रैक रिकॉर्ड पे प्रश्न चिन्ह होता है। लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं एक बार नई सरकार बनी, इनको पूरा मौका दिया जाएगा और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन इनको हालांकि भारत एक्सप्रेस लगातार कुंभ की जो तस्वीरें हैं उसको दिखा रहा है। कल भी मैं अपने सहयोगी से बात कर रही थी और जब वो लाइव बात चल रही थी तो वहां के लोगों से हमने यही जानने की कोशिश की कि भाई यहाँ का पानी कैसा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या गंदगी नजर आई। तो लोगों ने, लाइव की मैं बात बता रही हूँ, लोगों ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर हमको ऐसा कोई गंदा पानी नजर नहीं आया। हालांकि जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट जरूर आई थी, लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ कि वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उन्होंने, उनकी आंखों देखी जो है वो मैंने बताने की बात की है। ममता जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन वैभव से मेरा सवाल है। मैं खुद आया हूं अभी कुंभ से, तो मैं भी आपको वो अपडेट कर रहा हूं जो वहां के लोग कह रहे हैं। वहां के लोग, मैं भी खुद भी कुंभ से लौट के आया हूं अभी 2 दिन पहले ही, और वहां के लोगों का ही मैं आपको बता रहा हूं कि इस अव्यवस्था से लोग बहुत परेशान है। चाहे वो रेलवेज हो गया, कुंभ हो गया, घाट हो गए, गंगा जी हो गई, लोग परेशान है। मे बी सिलेक्टिव हो सकता है, आप नहीं पहुंच पाए उन लोगों तक आपका कैमरा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। आपने देखा भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्या अव्यवस्था थी, कितने, आज इतनी शर्मनाक स्थिति है सरकार की कि केंद्र सरकार की बेशर्मी देखिए कि ये आज तक आंकड़ा नहीं दे पाए कि कितने लोगों की डेथ हुई है। इतनी असंवेदनशील सरकार आपने आज तक कभी देखी? कांग्रेस की भी सरकार आई, इससे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार आई, लेकिन इतनी असंवेदनशील सरकार कि इसने आज तक डाटा तक नहीं दे पाई कि कितने लोग की डेथ हुई। इवन कुंभ में, भगदड़ में कितने लोग की, क्यों? क्योंकि इनको छिपाना है, इनके मन में चोर है। हम यही चोर बताते हैं कि जनता को सावधान करते हैं कि इसलिए, और इनको लेकिन नहीं समझ में आती ना आपकी बात, हैं। जनता को नहीं समझ में आई ना इस बार। खुद केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई अगर आप अगर मुझे जेल में देखना चाहते हो तो मत देना वोट, और बाहर देखना चाहते हो तो वोट दे देना। जनता ने वोट ही नहीं दिया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि क्या ये भी बड़ा कारण है कि जब इलेक्शन से पहले, कुछ समय पहले तक तो अरविंद केजरीवाल जब CM थे, जेल के अंदर थे, और फिर उन्होंने ये सोचा कि जेल से ही मैं सरकार चलाऊंगा, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बाहर आने के बाद जरूर उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी को CM बनाया, और उससे पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम बड़े नाम हैं, और ये सब जेल में रहे। अब क्या आप लोगों को भी डर लगता है कि भाई अब हम लोगों की बारी होगी, ये तमाम लोग जो बाहर जमानत पर हैं ये वापस जेल जाएंगे? क्योंकि एक डर बड़ा देखने को मिल रहा था। श्रद्धा जी, पहली बात तो मैं आपको भी यकीन दिला दूं, सबको यकीन दिला दूं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के इनके छल प्रपंच, इनकी एजेंसी से डरने वाली पार्टी नहीं है। हम सरकार में थे तब इन्होंने नहीं छोड़ा, पूरी सरकार पैनलाइज करने की कोशिश की, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, 41 विधायकों के ऊपर केस डाले ऑन रिकॉर्ड। इतने कांग्रेस के वालों पे नहीं हुए, कांग्रेस से इनकी सेटिंग है पूरी बढ़िया वाली, उस पे नहीं केस करेंगे। अरे कभी आपकी सेटिंग होती है कांग्रेस से, कभी आप कहते हैं इनकी सेटिंग होती है कांग्रेस से, इनकी सेटिंग, लेकिन लोकसभा में आप लोग मिल जाते हैं। एग्जाम्पल देके मैं कह रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में चिल्ला चिल्ला के बोल के मोदी जी का गला सूख गया था। आज रॉबर्ट वाड्रा जी को ये दामाद बनाते घूमते रहते हैं भाजपा वाले। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास कांग्रेस के बोलने के लिए नहीं है, चाहिए एक, लेकिन मुझे सच में वैभव, मुझे बहुत हंसी आ रही है और हैरान भी मैं हो रही हूँ कि अब से कुछ समय पहले ही जब लोकसभा चुनाव हुए तो ऐसे ही सारी पार्टियां मिली कि इनसे मजबूत विपक्ष और कोई होगा नहीं, और ये आपस में सब एक दूसरे की विचारधारा से सहमत हैं। लेकिन अब जब अलग हो गए और विधानसभा में एक दूसरे के सामने आ गए तो आज आप उसी कांग्रेस के बारे को निशाने पर ले रहे हैं। ये तो हुआ है, बोलना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो PDP के साथ सरकार बनाई थी। OP राजभर इनको पानी पी पी के साणवाड़ा पता नहीं क्या बोलते थे, बहुत गंदी गंदी भाषा यूज करते थे मोदी जी के लिए, उनके साथ मिलकर सरकार में बैठे। विचारधारा से सहमति नहीं हो ना आप, तो उनकी विचारधारा से सहमति नहीं हो। चलिए ममता जी कुछ कहना चाह रही हैं। ममता जी, मुझे थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि मुझे हो सकता है मीटिंग बीच में छोड़नी पड़े। जी। और मैं वैभव जी के अल्प ज्ञान से थोड़ा सा आहत हूं या आप लोगों के सामने कुछ चीज कहना चाह रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही
माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी विधानसभा में एक एक जो व्यक्ति मरा उसका पूरा डेटा दिया है, नंबर दिया है, पूरी क्लैरिफिकेशन दी है। और ये सनातन विरोधी, ये आतंकवादियों का साथ देने वाली पार्टी समझ कैसे सकती है सनातन होता क्या है। इन्हें चिढ़ है इस चीज से कि सनातन के नाम पर या कुंभ के नाम पर इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे हो गए, संस्कृति के लिए इतने सारे लोग एक साथ आ कैसे गए। क्योंकि अगर ये एक साथ आ गए तो इन लोगों को जो सनातन संस्कृति के या हिंदू धर्म को जो तोड़ने का डिविजिव पॉलिसी है उनकी फेल हो जाएगी, तो ये इससे डरे हुए हैं। दूसरी बात, वहां किसी भी आस्थावान व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहा है गिद्ध की तरह राजनीति करने वाले व्यक्तियों को। उन्हें गिद्ध की तरह से वो इंतजार में बैठे हैं कोई हादसा हो या कराया जाए और उसका फिर बवंडर मचाया जाए। इससे ज्यादा सफल कुंभ का आयोजन आज तक कभी नहीं हुआ है, ये डाटा में खुद देख लें। दूसरी बात, सीपीसीबी की जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो फरवरी की रिपोर्ट है, उसको जाके टैली कर लीजिएगा, वो जनवरी की रिपोर्ट नहीं है। बात करने से पहले अपने फैक्ट्स को जांच लीजिए। जो सरकार खाली इमामों को सैलरी देती है और पुजारी को सिर्फ झुंझुना आप इलेक्शन से पहले थमाने की कोशिश कर रहे होते, जनता ने आपको खुद जवाब दिया। और रही बात आपकी वोट प्रतिशत का, वोट प्रतिशत आपका 10% घटा है। अपने डाटा को प्रॉपर चेक कर लीजिए, आप हमसे कंपेयर मत करिए, आप ये देखिए कि आपका टोटल वोट प्रतिशत कितना घटा है। बस श्रद्धा जी इतना कह के थोड़ा सा जल्दी छोड़ना चाहूंगी। एक सवाल मेरा, क्योंकि एक सवाल मेरा ये रहेगा ममता जी, क्योंकि मैं जब चुनौतियों की बात हम कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी के सामने, मेरा ये सवाल है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके बहुत सारी डंके बजाए हैं आम आदमी पार्टी ने और कहा है कि हमने जितनी अच्छी मुहैया कराई किसी पार्टी ने नहीं कराई। इस तरफ कितना ध्यान देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हिसाब से तो वो बहुत अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया करवा रहे थे। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो डब्बे खड़ा किए, मैं उसकी हालत आपको बता दूं, उसमें एक पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं था, उसमें एक टेटनस का इंजेक्शन लगाने का इंतजाम नहीं था, उसमें एक नेबुलाइजेशन की मशीन नहीं थी। इन्होंने तो तरीके निकाले थे कि टैक्स पेयर के पैसों को कैसे गबन किया जाए, कैसे लूटा जाए। इनकी कहीं से कहीं तक कोई मंशा थी ही नहीं। दिल्ली में ना तो कोई नई योजना लागू की गई, मतलब जो आयुष्मान योजना थी वो तो लगाई नहीं गई, उसके अलावा जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स थे उनमें ना तो कोई मशीन नहीं इंस्टॉल की गई, और 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स के जो पद थे वो खाली थे। और उससे भी बड़ी बात बता दूं, दिल्ली के 4 बड़े हॉस्पिटल्स में तो एमएससी नहीं है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं है। जैसे एलएनजी हॉस्पिटल, एलएनजेपी और जीटीबी को एक ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट देख रहे हैं पिछले 4 साल से। आप सोचिए, एक हॉस्पिटल जिसमें 10,000 से ज्यादा की पर डे की ओपीडी होती है, 1000 से ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं, एक एमएस इतने बड़े 2 हॉस्पिटल्स को कैसे मैनेज कर सकता है। इनकी मंशा तो शुरू से सिर्फ लूटने की रही थी कि नई योजना लागू करो, उसके थ्रू टैक्स पेयर के पैसे को लूटा जाए, गबन किया जाए, सिर्फ ये इनकी इच्छा शक्ति थी। बदलाव अब आप देखेंगे जब मोदी जी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो अब बदलाव देखने को मिलेगा। विकसित दिल्ली की बात जो बार बार कही जा रही है, अब विकसित दिल्ली होने जा रही है, हम ये मानकर चलें और हम ये उम्मीद जताते हैं कि अपने हर वादे पर भारतीय जनता पार्टी अब खरी उतरेगी। रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में अब दिल्ली जो है वो वाकई में उसका स्वरूप पूरा बदलेगा। स्वाति, क्या लगता है आपको, क्योंकि हमने बात शिक्षा की कर ली, हमने बात स्वास्थ्य की कर ली, रोजगार एक ये चुनौती रहेगी क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने, यानी कि रेखा गुप्ता के सामने, क्योंकि रोजगार का जो मुद्दा है वो बार बार उठता है और अब रोजगार सुनिश्चित करना, रोजगार वहां के यूथ को देना, ये एक बड़ी चुनौती। स्वाति, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी जी, अभी आवाज आ रही है जी। श्रद्धा जी, मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के किसी नेता ने एक आरटीआई डाला था और जिसमें पता चला था कि दिल्ली सरकारी जो पद होते हैं उसमें इन लोगों ने 10 साल के कार्यकाल में 430 सरकारी नौकरियां दी हैं। तो ये इनकी हालत थी आम आदमी पार्टी की, और ये आरटीआई डालने वाले कांग्रेस के कोई नेता थे। रोजगार की समस्या, रोजगार को उत्पन्न करना, ये निसंदेह रूप से दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, रेखा गुप्ता जी के सामने बड़ी चुनौती है। सरकारी नौकरियों के साथ साथ
जो गैर सरकारी नौकरियां हैं, जो अपना व्यवसाय है, उसको लेकर के वो कितना ईज प्रदान कर सकती हैं दिल्ली की जनता को, ये उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौती तो रहेगी ही। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, पिछले साल का एक डेटा है जिससे ये पता चलता है कि 202 दिन ही 365 दिन में दिल्ली का AQI 200 से नीचे था। लगभग 157-58 दिन ये 400 से ऊपर था, और जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान पराली का था, और पराली वो भी पंजाब साइड की। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इस विषय पे पंजाब सरकार के साथ तालमेल बैठाने की चुनौती, और साथ ही साथ MCD के साथ तालमेल बैठाने की चुनौती, मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने आएगी। और अगर वो ये तालमेल सामंजस्य बैठाने में सफल होती हैं, तो इसका पूरा का पूरा सीधा लाभ दिल्ली की जनता को मिलेगा। जी बिल्कुल, और ऐसा करना होगा क्योंकि लाभ जनता को ही चाहिए, और जनता ने इसी भरोसे के साथ अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की कमान सौंपी है, ताकि उनकी जो दिक्कतें इतने सालों से चली आ रही थी वो दूर हो जाए। रुक कर लेते हैं प्रशांत का। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कितना समय और कब तक पहुंचेंगी यहाँ पर CM रेखा गुप्ता? जी श्वेता, देखिए जो तय समय किया गया था वो 5 से 5:30 बजे के आसपास किया गया था। हालांकि ऐसी अब जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में जो है वो नवनिर्वाचित रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है वो पहुंचेंगी, और तैयारी यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई है। पूरा जो प्रशासन का अमला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, और कहूँ कि बवारा से जो विधायक है इंद्रराज, जो उनको मंत्री बनाया गया है, वो भी मुझे यहाँ पर अभी कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे, वो भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो अन्य 5 मंत्री बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर रेखा गुप्ता के साथ पहुंचेंगे। तैयारियां लगभग यहां पर पूरी हैं। श्रद्धा, बस इंतजार है कि कब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगी और इस यमुना के वासुदेव घाट पर पूजा अर्चना शुरू होगी, और उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक जो होगी उसमें शिरकत करेंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। प्रशांत, हम ऐसी तस्वीर भी मुझे लगता है कि पहली बार देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री वासुदेव घाट पहुंचे और यहां पर मां यमुना की आरती में शामिल होकर अपने कार्यभार की शुरुआत करेंगी, क्योंकि इसके बाद फिर कैबिनेट की पहली मीटिंग होनी है, उस पर भी निगाहें और उसका भी इंतजार है। मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये हम तस्वीर पहली बार देखने को मिलेगी कि मां यमुना का आशीर्वाद लेकर फिर अपने पूरे कार्यभार की शुरुआत, अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगी। जी श्वेता, बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि पहली बार ही ऐसा होगा कि जब 3 बार अरविंद केजरीवाल ने भी जब शपथ ली थी तो इस तरह की कोई तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी कि अपना पदभार ग्रहण करने के बाद, संभालने के बाद जो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री हैं वो पहले यमुना घाट पहुंचेंगी, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी, माँ यमुना का आशीर्वाद लेंगी, और उसके बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग में वो तो कैबिनेट का कुछ मुद्दा से डिस्कस हुआ, एजेंडा का जल्दबाजी में। तो अब कुछ ही देर का इंतजार, उसके बाद CM रेखा गुप्ता पहुंचेंगी वासुदेव घाट, यमुना घाट, जहां पर वो मां यमुना का आशीर्वाद लेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा संकल्प यमुना की सफाई है और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना में झाग देखने को मिले और उसके बाद कैसे अब यमुना को साफ किया जाए और किस तरह, हालांकि उस तरफ तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा स्पीकर, वहीं डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट हो सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता 3 बार से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि मोहन सिंह बिष्ट 6ठी बार विधायक चुने गए हैं। रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में 27 साल बाद जो बीजेपी का सूखा था वो यमुना के कलकल छल के वादे के साथ न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि बीजेपी ने वहीं से शुरू किया जहां से बीजेपी की CM रही सुषमा स्वराज ने दिल्ली की गद्दी छोड़ी थी। रेखा गुप्ता को कमान मिली। वहीं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट हो सकते हैं। जाहिर है विजेंद्र गुप्ता का नाम दिल्ली की सियासत में नया नहीं बल्कि बेहद जाना पहचाना नाम है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में विजेंद्र गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल को करीब 38,000 वोट के बड़े अंतर से हराया। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली की पिछली विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता थे।
विजन गुप्ता को 5 अगस्त 2024 को तब की विपक्षी पार्टी रही बीजेपी के विधायक दल का नेता बनाया गया था। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय कई बार ऐसा हुआ जब विजेंद्र गुप्ता को मार्शल बुलाकर विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद अब उन्हीं विजेंद्र गुप्ता पर विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी हो सकती है। वहीं डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट बन सकते हैं। उत्तराखंड मूल के मोहन सिंह बिष्ट 6 बार के विधायक हैं और इस बार उन्होंने मुस्तफाबाद जैसे बीजेपी के लिए कठिन माने जाने वाली विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के अजोली गांव के रहने वाले हैं। मोहन सिंह बिष्ट पहली बार 1998 में विधायक बने थे। उसके बाद 2003, 2008, 2013 और 2020-2025 में विधायक चुने गए। 2015 में कपिल मिश्रा से चुनाव हार गए थे। वहीं 2020 में आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को उन्होंने हरा दिया। साल 2025 में बीजेपी ने उन्हें करावल नगर विधानसभा से मुस्तफाबाद सीट पर शिफ्ट किया था, जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इसके बावजूद मोहन सिंह बिष्ट ने यहां से शानदार जीत दर्ज की और पार्टी के भरोसे को कायम रखा। मुस्तफाबाद सीट पर अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के ताहिर हुसैन को हराया। बहरहाल बीजेपी नए हौसले के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वादे को अमली जामा पहनाने के लिए कमर कस चुकी है। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से मोहित शुक्ला और कोमल शर्मा की रिपोर्ट। और एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत का। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वासुदेव घाट से, जहां पर कुछ ही देर में सीएम रेखा गुप्ता पहुंचने वाली हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अनाउंसमेंट यहाँ पर जारी है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और जो लोग आसपास हैं वो लोग सब इकट्ठा हो जाए घाट के ऊपर। देखिए, जो आम जनता है दिल्ली की वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है पहली यमुना आरती को देखने के लिए, जो कि खुद मुख्यमंत्री करेंगी। और तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि जो पंडित हैं वो सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। करीबन 4 से 5 पंडित हैं जो यहाँ पर यमुना की आरती कराएंगे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ। पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, पूजा की सामग्री सब यहाँ पर रखी हुई है और कुछ ही देर में जो पूजा अर्चना है माँ यमुना की वो शुरू होगी। लगातार यही अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और तैयारियां देखिए लगभग पूरी यहाँ पर कर ली गई है। पूरा जो प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है, SDM DFDM के लेवल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो 6 मंत्री बने हैं वो भी रेखा गुप्ता के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इंद्रराज को मैं अभी देख रहा था, जैसे मैंने पहले बताया था कि बवाना से जो विधायक बने हैं इंद्रराज, वो यहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं। और अनाउंसमेंट जो हलचल है श्रद्धा, उसको देखकर लग रहा है कि शायद रेखा गुप्ता जो है यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। हालांकि अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हलचल जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है। तो ऐसा अनुमान है कि शायद मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के लोगों के साथ पूजा अर्चना के लिए पहुँच चुकी है और जल्द ही कुछ ही देर में वो तस्वीरें जो है वो आपके सामने होंगी, जब पहली जो यमुना की वासुदेव घाट से जब मुख्यमंत्री पहली पूजा अर्चना करेंगी और जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं वो हमारे समक्ष होंगी। बिल्कुल, तो अब मुझे लगता है कुछ ही क्षणों का इंतजार और करना होगा हमें प्रशांत, और उसके बाद कुछ ही देर में अब सीएम वहां पर पहुंच जाएंगे, जैसा कि लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशांत। और जो हलचल दिख रही है तस्वीरों में, उसको देखकर लग रहा है कि बस पहुंचने वाली हैं। और प्रशांत, आपने भी बताया कि 5 से 5:30 का समय था और अब मुझे लगता है कि पहुंचने ही वाली होंगी। जी प्रशांत। श्रद्धा तस्वीरें आप देख सकती हैं साफ। जो प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मंत्रिमंडल के लोग हैं सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा को मैं देख सकता हूं, प्रवेश वर्मा को मैं देख पा रहा हूं, कपिल मिश्रा मौजूद है और जो इंद्रराज है वो यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके थे। तो यानी कि अब कुछ ही देर की, कुछ ही क्षण की बात है जब खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुंचेंगी। तस्वीरों में आप देख सकती होंगी जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो यहाँ पर लगभग पहुंच रहे हैं और कुछ ही क्षण बाद जो है खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगी और तैयारी देखिए लगभग सब कुछ पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में जो यहाँ पर पूजा अर्चना है वो यहाँ पर शुरू होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि
पूजा का जो काम है वो यहाँ पर लगभग पूरा कर लिया गया है। सामने मंच आपको दिख रहा होगा, कुर्सियां आप दिख रही हैं, यहीं पर सब लोग पहले आके बैठेंगे। बिल्कुल, तो उसके तैयारियां बाद पूरी हो चुकी है, मंत्रिमंडल वहां पर पहुंच चुका है और अब कुछ ही देर का इंतजार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर पहुंचेंगी और मां यमुना का आशीर्वाद लेंगी।